हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन 27/10/2023 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों तथा घरेलू मुर्गी पालन को प्रभावित करता है। तो कितने कथन सही नहीं है ये ढूंढना है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। तो वह है अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने के लिए भारत का दृष्टिकोण एवियन इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में उल्लिखित डिटेक्ट एंड कल की नीति का अनुसरण करता है। तीसरा है भारत में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 और H5N8 को दोनों का प्रकोप देखा गया है। तो ध्यान देना कितने कथन सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कि सारे कथन एक तरह से कहिए तो सही है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों तथा घरेलू मुर्गी पालन को प्रभावित करता है। तो कथन एक सही है। दूसरा है कि अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने के लिए भारत का दृष्टिकोण एवियन इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में उल्लिखित डिटेक्ट एंड कल की नीति का अनुसरण करता है। यहाँ कथन दो भी सही है। वर्ष 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस सर्वप्रथम दक्षिणी चीन में घरेलू जल पक्षियों में पाया गया था और है इसे ग्वांडोंग 1996, ठीक है, गुज ग्वांडोंग भी कहते हैं। H5N8 पहली बार भारत में नवंबर 2016 में देखा गया था, जो मुख्य रूप से 5 राज्यों में जंगली पक्षियों को प्रभावित करता था, जिसमें केरल सबसे अधिक मामले में दर्ज किए गए थे। भारत में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 और H5N8 दोनों का प्रकोप देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम CRPI 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के रेटिना और आइरिस स्कैन जैसे भौतिक एवं जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहित करने तथा उनका विश्लेषण करने का अधिकार देता है। तो पहला कथन सही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB को अधिनियम को लागू करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये भी कथन सही है। तीसरा है CRPI अधिनियम में सीधे तौर पर जांच के उद्देश्य से DNA नमूने और फेस मैचिंग प्रक्रियाओं के उपयोग का उल्लेख किया गया था। तो जिस वक्त ये अधिनियम आया है उसमें इसका वर्णन सीधे तौर पर नहीं किया गया, लेकिन बाद में NCRB जो है पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करके इसे लागू करने की बात कर रहे हैं। तो तीसरा भी कथन ये सही नहीं है, इसीलिए केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के भौतिक एवं जैविक नमूनों को इकट्ठा करने, उन्हें संग्रहित करने तथा विश्लेषण करने का अधिकार देता है, जिसमें रेटिना व आइरिस स्कैन भी शामिल, इसलिए अतः कथन एक सही है। इस विधायी कदम का उद्देश्य कानून परिवर्तन क्षमताओं को बढ़ाना और आपराधिक पहचान तथा डेटा प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अधिनियम को लागू करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कथन 2 भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। NCRB ने इन मापों को रिकॉर्ड करने के लिए उचित प्रोटोकॉल पर पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। CRPI अधिनियम में सीधे तौर पर DNA नमूना संग्रह और फेस मैचिंग प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन NCRB ने राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा में इन उपायों को लागू करने की योजना बनाई है। ठीक है, अतः कथन 3 सही न था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए आइए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश OECD सदस्य देश उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है तथा उन्हें विकसित देश माना जाता है। तो ये कथन सही है। OECD में ज़्यादातर वैसे देश शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बेहतर है। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन संगठन का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है, ये भी सही है। OECD द्वारा गवर्नमेंट एट ए ग्लांस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है, ये भी सही है। तो सभी 3 सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। कितने सही ये ढूंढ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका परिचय क्या है ये जानते हैं। OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है और उन्हें विकसित देश माना जाता है। तथा कथन एक सही है। निब इसकी स्थापना वर्ष 1961 में पेरिस फ्रांस में मुख्यालय की स्थापना के साथ की गई था और इसमें कुल 38 सदस्य देश हैं। OECD में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश अप्रैल 2020 में कोलंबिया और मई 2021 में कोस्टा रिका था। भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है और यही कथन 2 था। कथन 2 सही है। OECD द्वारा रिपोर्ट और सूचकांक सरकार एक दृष्टि में ये हो गया, ठीक है। कथन 3 सही है। OECD बेहतर जीवन सूचकांक को मापता है। आगे देखते हैं। स्वच्छता और पादप स्वच्छता समझौता निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़ा है। स्वच्छता और पादप स्वच्छता समझौता निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़ा है। तो ये होगा विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। आइए देखते हैं, या फिर WHO है। चलिए इसे देख लेते हैं, ठीक है। पहला ही है विश्व व्यापार संगठन का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी समझौता यह सुनिश्चित करता है कि WTO सदस्य के बीच विपणित उत्पाद बीमारियां नहीं फैलाते हैं तथा खाद्य उत्पादों में हानिकारक पदार्थ या रोगजनक नहीं होते हैं। SPS समझौता 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू हुआ। WTO में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 164 सदस्य देश हैं, अतः विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह जीन्स एनोफेल्वर्ग के अंतर्गत, यहाँ पे कितने सही है ये ढूंढना है, ठीक है। यह जीनस एनोफेल्वर्ग के अंतर्गत आने वाली मादा मच्छर की विभिन्न प्रजातियों द्वारा प्रसारित होता है जो चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाता है। तो ध्यान देना है कि डेंगू जो है एडिज इजिप्टी, ठीक है, वायरस से फैलता है ना। अच्छा सॉरी, एडिज इजिप्टी मच्छर का नाम है, वायरस नहीं। तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगा, लेकिन वही एडिज इजिप्टी जो है चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाता है। तो इधर वाला इतना कथन सही है उस एडिज इजिप्टी के कारण, तो ये ऐसे गलत है। डेंगू को नियंत्रित करने के लिए बोलवाचिया विधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। फिर है भारत के राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र ने डेंगू बुखार के लिए देश का पहला और एकमात्र DNA वैक्सीन उम्मीदवार विकसित किया है। तो यहाँ पे 2 कथन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं कि है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो उत्तर भी है डेंगू। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, ये भी ध्यान रखना है, जो ज़्यादातर गर्म क्षेत्र में होता है। तो जो डेंगू वायरस जीनस जिस फ्लेबी वायरस के कारण होता है, इसका प्रसार मच्छरों के कई जीन्स एडिज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडिज इजिप्टी द्वारा होता है। अतः कथन 1 सही नहीं था। ये मच्छर चिकनगुनिया और जिंका संक्रमण भी फैलाता है, तो आगे वाला कथन उसी में ठीक था। वर्ष 2019 में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू की वैक्सीन CYD TDV या डेंगवैक्सिया अनुमोदित की गई थी, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन थी। डेंगवैक्सिया मूल रूप से एक जीवित और दुर्बल डेंगू वायरस है जिसकी खुराक 9 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों को दी जाती है जिसमें पूर्व में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है तथा जो संक्रमित क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने भारत, अफ्रीका एवं अमेरिका के 9 अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के लिए भारत का एक
भारत का पहला तथा एकमात्र मात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है। अतः कथन तीसरा सही है। कर चूहों पर प्रारंभिक परीक्षणों के दौरान इस उम्मीदवार वैक्सीन ने एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की और बीमारी के संपर्क में आने के बाद जीवित रहने की दर में सुधार हुआ। कर बैक्टीरिया का उपयोग कर डेंगू पर नियंत्रण। कर विश्व मच्छर कार्यक्रम के शोधकर्ताओं ने डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए बोलवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों को शोध में शामिल किया है, जिससे इंडोनेशिया में डेंगू की घटनाओं में 77% की कमी आई। अतः कथन 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौद्रिक नीति निर्माण में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की पहल के रूप में एमपीसी का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। तो मौद्रिक नीति समिति का निर्माण जो में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की पहल के रूप में एमपीसी का जो गठन है भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को विशेष लक्ष्य के स्तर के भीतर नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क नीति ब्याज दर रेपो तय करती है। दूसरा भी सही है। कर वित्तीय बाजार परिचालन विभाग ने नीति तैयार करने में एमपीसी की सहायता की। तो नीति तैयार करने में एमपीसी की सहायता की, लेकिन आरबीआई के नीति विभाग ने, ठीक है, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग ने नहीं। तो तीसरा तो गलती है, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। 2 सही है। तो आइए ऑप्शन बी सही है। मौद्रिक नीति समिति का गठन मौद्रिक नीति तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की पहल के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। तथा कथन 1 क्या है? सही है। पर मौद्रिक नीति समिति का गठन विशेष लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क नीति ब्याज दर तय करने के मिशन के साथ किया गया था। अतः कथन दूसरा सही है। करा है एमपीटी द्वारा सहायता प्रदान। अच्छा, नीति निर्माण में एमपीसी को रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग यानी एमपीडी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। वित्तीय बाजार संचालन विभाग मुख्य रूप से दिन प्रतिदिन के तरलता प्रबंधन कार्यों के माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो आगे है चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा पर संभावित जल, बर्फ और संसाधनों के लिए उसके उत्तरी ध्रुव के पास अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र की जांच करना है। तो ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 जो है उत्तरी ध्रुव नहीं दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा है विक्रम की लैंडिंग चंद्रमा के निकट वाले हिस्से पर हुई, जबकि चीन के चांगाई 4 की चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर लैंडिंग हुई थी। तो दूसरा ये ठीक है। कर चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर कम से कम एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन तक संचालित होने की उम्मीद है। तो ये भी ठीक है। तो केवल 2 सही होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। कितने कथन सही नहीं, तो केवल 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रयान 3 का उद्देश्य संभावित जल, बर्फ और संसाधनों के लिए दक्षिण ध्रुव के पास अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों की जांच करना है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में जो था उत्तरी ध्रुव दिया हुआ था। निकट की ओर उतरने का निर्णय नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन के प्राथमिक लक्ष्य से प्रेरित था। विक्रम की लैंडिंग चंद्रमा के निकट वाले हिस्से पर हुई, जबकि चीन के चांगी 4 की चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर। अतः कथन 2 सही है। कर समकालिक घूर्णन के कारण पृथ्वी से दिखाई देने वाला निकट भाग चंद्रमा का 60% हिस्सा है। कर चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर कम से कम एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन तक संचालित होने की उम्मीद है। तथा कथन तीसरा भी सही है। कर गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्विस मॉड्यूल में प्रणोदन प्रणाली, थर्मल सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और तैनाती तंत्र शामिल है। कर है क्रू मॉड्यूल में क्रू के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण होगा। तीसरा है निरस्त मिशन के हिस्से के रूप में क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा। तो गगनयान मिशन के बारे में ये तीनों कथन जो है सही है। ठीक है, सभी 3 फिर से देख सकते हैं कि सर्विस मॉड्यूल में प्रणोदन प्रणाली, थर्मल सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और तैनाती तंत्र शामिल है। दूसरा है
क्रू मॉड्यूल में क्रू के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण होगा। तीसरा है निरस्त मिशन के हिस्से के रूप में क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा। तो यहाँ तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करा सर्विस मॉड्यूल में प्रणोदन प्रणाली, थर्मल सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और तैनाती तंत्र शामिल है। अतः कथन एक सही है। करा पैड एयरबोट टेस्ट अंतरिक्ष यान के लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम की जांच के लिए एक परीक्षण है। करा क्रू मॉड्यूल में क्रू के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण होगा। अतः कथन 2 सही है। करा क्रू मॉड्यूल को सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। निरस्त मिशन के हिस्से के रूप में क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 2 क्वेश्चन और आज का। करा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा यह नीति अंतरिक्ष सुधारों में बहुत आवश्यक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी और देश के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अवसर को आगे बढ़ाने हेतु निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ाएगी। दूसरा है कि इसरो अपनी ऊर्जा को नई प्रौद्योगिकियों, नई प्रणाली और अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित करेगा। तीसरा, इसरो के मिशनों का परिचालन हिस्सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में हस्तांतरित किया जाएगा। हमको लगता है जहाँ तक कि तीनों सही होना चाहिए। देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तीनों सही होना चाहिए, लेकिन सही नहीं है वो कथन ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान देना है, हमने खुद ही नहीं ध्यान दिया। आगे चलते हैं। करा यह नीति अंतरिक्ष सुधारों में बहुत स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी और देश के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अवसर को आगे बढ़ाने हेतु निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ाएगा। था कथन एक सही है। करा यह नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष क्षेत्र की PSU, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को चित्रित करती है। करा इसरो अपनी ऊर्जा को नई प्रौद्योगिकियों, नई प्रणालियों और अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित करेगा। था कथन दूसरा भी सही है। करा अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक गतिविधियां न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो मांग संचालित मोड में कार्य करेगी। करा इसरो के मिशनों का परिचालन हिस्सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में हस्तांतरित किया जाएगा। अतः कथन 3 भी सही है। चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति चक्रवाती परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रति चक्रवाती वायु उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब के केंद्र के आसपास वामवर्त दिशा में प्रवाहित होती है। तो ध्यान देना है, प्रति चक्रवाती वायु उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब के केंद्र के आसपास दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे वामावर्त ये गलत है। करा प्रति चक्रवातों में वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है, ये कथन सही होना चाहिए। सामान्य तौर पर उच्च दबाव प्रणाली वाले क्षेत्रों में आमतौर पर स्थिर और स्पष्ट मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। तो प्रति चक्रवात में ये टर्म यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रति चक्रवात में वायु जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त। ठीक है। और दूसरा है कि प्रति चक्रवातों में वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है और सामान्य तौर पर उच्च दबाव प्रणाली वाले क्षेत्रों में आमतौर पर स्थिर और स्पष्ट मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। सभी तीन यहाँ पे सही होना चाहिए। कितने सही है? तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। आइए देखते हैं ऑप्शन सी सही है कि कोई और। अच्छा, एक गलती था ना, सॉरी हमने ही गलती कर दिया ना, एक तो गलती हमने खुद ही किया, तो ऑप्शन सी फिर नहीं होगा ना, ऑप्शन बी। यहाँ तो ये गलती है ना, बाकी दो सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रति चक्रवाती वायु उत्तरी गोलार्ध में उच्च दबाव के केंद्र के आसपास दक्षिणावर्त प्रवाहित होती है। अतः कथन एक सही नहीं है। प्रति चक्रवात चक्रवातों के विपरीत होते हैं। प्रति चक्रवातों में वायु ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अतः कथन दो सही है। कर दक्षिण गोलार्ध में वायु वामावर्त चल रही हैं। सामान्य तौर पर उच्च दबाव प्रणाली वाले क्षेत्रों में आमतौर पर स्थिर और स्पष्ट मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। अतः कथन 3 सही है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिए। तो